विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकने के लिए अथवा भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे। पिछले लेक्चर में मैंने प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ चैप्टर के कुछ टॉपिक के बारे में मैं चर्चा कर रहा था, जिसमें मैंने लास्ट टॉपिक आपको क्रांति कोण के बारे में बताया था और उसमें मैंने क्रांति कोण के बारे में सविस्तार जानकारी दिया था और उसके बाद मैंने बताया था कि जस्ट आगे मैं पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन के बारे में बतलाऊंगा। और मैंने पिछले क्लास में जो भी आप लोग को पढ़ाया हूँ, आशा करते हैं कि आप लोग वो सभी चीज़ें कवर कर लिए होंगे और अच्छे तरीके से उस चीज़ को याद कर लिए होंगे, क्योंकि याद करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। सिर्फ वीडियो देख लेने से आपका तैयारी बिल्कुल भी पूर्ण नहीं होगा, बल्कि उसको आपको अपने स्मरण में रखना पड़ेगा। तो चलते हैं आज के इस नए लेक्चर में। मैं आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में बताऊंगा। पहले तो मैं कुछ फैक्ट बताऊंगा, हालांकि वो फैक्ट शायद मैं लिखा दिया हूँ, मुझे याद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उस चीज़ को, अगर आप नहीं लिखे होंगे तो कोई बात नहीं, लिख लीजिएगा, ठीक है। उस फैक्ट को मैं लिखाऊंगा और तत्पश्चात मैं आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में बताऊंगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का शर्तें क्या हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के शर्तें क्या हैं, और साथ में बताऊंगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का अनुप्रयोग क्या है। यहाँ अनुप्रयोग कहने का मतलब है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित हमें घटनाओं का चर्चा करना है कि किस, जैसे हीरे का चमकना किस घटना का परिणाम है। कोई भी हीरा पे जैसे ही प्रकाश पड़ता है तो हीरा क्यों चमकने लगते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, ये सभी चीज़ें मैं बताऊंगा। जब आप रेगिस्तान में जाएंगे तो आपको दृष्टि भ्रम होगा, दृष्टि भ्रम जिसको कहते हैं मृग मरीचिका भी कहते हैं। इन सब चीज़ के बारे में आपको मैं अभी जानकारी दूंगा, इन सब के पीछे का कारण बताऊंगा, ठीक है। हालांकि ये आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से ही बताऊंगा। इसका जो अनुप्रयोग होगा उसको मैं सविस्तार बतलाने की बजाय उसको मैं फैक्ट के रूप में लिखा दूंगा, ताकि आपको अपने एग्जाम में जो भी एग्जाम का आपका स्टैंडर्ड है वो मेंटेन रहे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग पिछले जो भी क्लास है उन सभी को बाकायदा बखूबी बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर पाए होंगे और अच्छे तरीके से उस चीज़ को याद कर लिए होंगे, ठीक है। तो चलते हैं आज के इस नए वीडियो में, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा के बारे में चर्चा करूंगा और परिभाषा के बारे में चर्चा करने के पश्चात उसकी शर्तों के बारे में लिखाऊंगा। हालांकि उसकी शर्तों के बारे में चर्चा आपके इसी स्लाइड में कर दिया गया है, लेकिन उसको मैं अलग से भी लिखा दूंगा, ताकि आपके एग्जाम में यदि पूछ लिया जाए कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का शर्तें क्या होता है तो आप बिल्कुल ही सरलतापूर्वक आसानी से जवाब दे सकें। तो पहले मैं इस परिभाषा को पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने के लिए अथवा अपवर्तित होने के लिए, अपवर्तित होने का मतलब है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरणों का क्या प्रवेश करना, ठीक है, अथवा मुड़ जाना। तो ये चीजें आप लोग समझ पा रहे होंगे। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने के लिए या अपवर्तित होने के लिए क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर आपतित होती है। क्रांतिक कोण क्या होता है? तो क्रांतिक कोण के बारे में मैंने पिछले क्लास में विस्तार पूर्वक चर्चा किया कि क्रांतिक कोण वह आपतन कोण है जिसके लिए क्या होता है, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो इससे हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। सबसे कम क्रांतिक कोण, आप लोग शायद फैक्ट में नहीं लिखे होंगे, इस चीज को लिख लीजिएगा। प्रकृति में सबसे कम क्रांतिक कोण किसका होता है? हीरा का होता है। कितना किसका होता है? हीरा का होता है। 24.42 डिग्री होता है शायद, हाँ 24 हीरा का होता है, हाँ 24.41 डिग्री होता है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग लिख लीजिएगा। तो हीरे का जो क्रांति कोण होता है वो प्रकृति में सबसे कम होता है। कितना होता है? 24.41 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग नोट्स में लिख लीजिएगा, हालांकि मैं ऊपर लिख भी दे रहा हूँ, नोट में लिख लीजिएगा। प्रकृति में सबसे कम क्रांति कोण हीरे का होता है। हीरे का होता है। अब हीरा का कितना होता है?
24.41 डिग्री। ये हो गया हीरा का क्या हो गया, क्रांतिक कोण हो गया। ये चीजें आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, नोट्स में अपना मेंशन कर लीजिएगा और अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। तो मैं समझा रहा था कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने के लिए, अपवर्तित होने के लिए क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर आपतित होती है, तब उस स्थिति में प्रकाश की किरणों का अपवर्तन नहीं होता है, बल्कि क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणों का अपने पूर्ण माध्यम में परावर्तन हो जाता है। अब इसको सरल भाषा में समझिए। मैंने क्रांतिक कोण के बारे में बताया था कि क्रांतिक कोण क्या है, एक प्रकार का आपतन कोण है। क्या है, एक प्रकार का आपतन कोण है। तो क्रांतिक कोण कौन सा आपतन कोण है, तो क्रांतिक कोण वह आपतन कोण है जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। यानी ये रहा आपको, ये क्रांतिक कोण का मान दिया गया, ये देखिए 90 डिग्री का है। ये देखिए ये क्या है, आपतित किरण हो गया, ये आपतित किरण हो गया, ये क्या हो गया, आपतन कोण हो गया, आपतन कोण हो गया। और इसके संगत देखिए आपतन को यदि इस कोण पे कोई आपतित किरणें आपतित होती है, किस कहां पे आपतित होती है, तो सघन माध्यम से। ये जलीय माध्यम है, जलीय माध्यम एक सघन माध्यम है, तुलना किसके तुलना में, गैस के तुलना में, ठीक है। तो जलीय माध्यम से जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो क्या होता है कि इस आपतन कोण पे प्रकाश की किरणें देखिए यहां से जो है ये सीधे जाने की बजाय ये सीधे स्ट्रेट मुड़ जाती है, स्ट्रेट ऐसे करके मुड़ जाती है। और यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेट मुड़ने के पश्चात कितना डिग्री का अपवर्तन कोण बनाता है, तो 90 डिग्री का अपवर्तन कोण बनाता है, ठीक है। इसलिए जब भी 90 डिग्री का अपवर्तन कोण बनेगा, तब ये जो आपतन कोण होगा वही कहलाएगा क्या, क्रांतिक कोण कहलाएगा, क्रांतिक कोण कहलाएगा, ठीक है। तो क्रांतिक कोण, ये आपतन कोण जब क्रांतिक कोण कहलाएगा, तो मैंने परिभाषा में लिखाया था कि जब प्रकाश की किरणें किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तित होने के लिए क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर, क्रांतिक कोण कौन सा कोण है, ये कोण है, क्रांतिक कोण से बड़ा कोण कौन सा होगा, तो ये होगा बड़ा कोण। यानी इस लाइन के बाद जो भी कोण होगा इधर, वो क्या होगा, क्रांतिक कोण से बड़ा कोण होगा। इस लाइन के बाद जो भी होगा, ये यहां तक तो क्रांतिक कोण रहा, इस लाइन के बाद जो भी कोण बनेगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा क्रांतिक कोण से बड़ा कोण हो जाएगा। तो क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणों का अपने पूर्व माध्यम में क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है, पूर्व माध्यम में परावर्तन हो जाता है। यानी मान लीजिए यहां से हम प्रकाश की किरणें जा रही हैं, ऐसे करके भेज रहे हैं, ऐसे करके भेज रहे हैं, ऐसे करके भेज रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आया, ये क्रांतिक कोण से बड़ा कोण प्राप्त हुआ, ये इसका कोण कितना है, बड़ा है। इसका मान लीजिए यदि 50 डिग्री है तो इसका 50 डिग्री से ज्यादा होगा, क्योंकि ये इससे बड़ा कोण प्राप्त हुआ है। तब क्या होगा कि तब प्रकाश की किरणें इस माध्यम से इस माध्यम में प्रवेश नहीं करेगी, बल्कि क्या होगा कि अपने पूर्व माध्यम में ऐसे करके लौट जाएगी, ऐसे करके। यही क्रिया क्या कहलाता है, यही क्रिया कहलाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है, ठीक है। यही क्रिया क्या कहलाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यह संपूर्ण घटना का क्या कहलाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप इस चीज को, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो परिभाषा है उसको आप बाकायदा बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। और क्रांतिक कोण के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में ही चर्चा किया था, उस चीज को भी आप लोग बाकायदा बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब मैं आपको कुछ नया चीजें बताऊंगा, ठीक है। नया चीजें में क्या होगा कि आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तों के बारे में बताऊंगा, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्या शर्तें हैं, ऐसा क्या शर्तें हैं, जब वो चीजें उपस्थित रहेंगे तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी। तो दोनों शर्तें यहीं पे लिखा गया है। कैसे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होने के लिए सबसे पहली शर्त है कि प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से किसमें, विरल माध्यम में प्रवेश करनी चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि प्रकाश की किरणें जो है क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होना चाहिए, प्रकाश की किरणें क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होना चाहिए। ये दोनों शर्तें हैं, ठीक है। ये दोनों शर्तें हैं, तभी कोई भी जो भी होगा, अनुप्रयोग होगा, उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घट सकती है। तो इस चीज को आप लोग बाकायदा याद रखिएगा। मैं इसको मिटा रहा हूं, अब इसके शर्त के बारे में बताऊंगा आपको। अब मैं आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्या शर्तें हैं उस चीज के बारे में लिखा रहा हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ठीक है।
तो लिखा रहा हूं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब घटित होगा या पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कब संभव है, तो ये चीजें आपको 2 लाइनों में बता रहा हूं, उसके शर्तों के बारे में बता रहा हूं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की सबसे पहली बात है कि क्रांति कोण का मैं चर्चा किया, क्रांति कोण का भी मैं शर्तें के बारे में बताया था कि क्रांति कोण तभी होगा जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करेगी। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी क्रांति कोण से ही संबंधित है, इसलिए आपको वो वाला जो टर्मिनेशन है, वो वाला जो टर्म है, यानी वो शर्त का टर्म है कि प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए, तो वो भी इसके लिए वैलिड रहेगा। तो पहला शर्त ये है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें, प्रकाश की किरणें, पहला है प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए। पहला शर्त यह है कि प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए। दूसरा शर्त यह है कि क्रांतिक कोण का मान, दूसरा शर्त यह है कि प्रकाश की किरणें क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होना चाहिए। तो ये दोनों शर्तें हैं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। इन दोनों शर्तों के बिना प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना संभव नहीं है। तो ये दोनों शर्त को बाकायदा आप लोग लिख लीजिएगा, 2 नंबर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें को लिखो। पहला शर्त है प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करना चाहिए। दूसरा शर्त है कि प्रकाश की किरणें क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होना चाहिए। क्रांतिक कोण वही कोण है जिसके संगत आप अपवर्तन कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये चीजें आप लोग समझ पा रहे होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग नोट कीजिए या इसके अथवा स्क्रीनशॉट लीजिए। इससे पहले मैंने आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तों के बारे में चर्चा किया था। अब मैं आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग कहाँ पर है, वो चीजें के बारे में आपको अभी जस्ट बतलाऊंगा। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव की क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का अनुप्रयोग का मतलब है कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो हीरे को चमकाने के लिए कौन सी घटना का उपयोग किया जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना का उपयोग किया जाता है। कोई भी हीरा क्यों चमक पाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर हीरे का चमकना कायम रहता है। ठीक है, तो पहला ये हो गया अनुप्रयोग। दूसरा हो गया प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर जिसको इंग्लिश में कहते हैं, जिसके माध्यम से सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत ही सुगमता से सरलता से भेजा जाता है। ठीक है, बिना किसी सूचना हानि के। ठीक है, तो दूसरा उपयोग हो गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। दूसरा अनुप्रयोग क्या हो गया, प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर का जो निर्माण किया जाता है, उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना का विशेष तौर पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कौन काम करता है, प्रकाशिक तंतु का इंग्लिश का नाम है ऑप्टिकल फाइबर, जो ज्यादा ही फेमस नाम है, इसलिए आपको इंग्लिश का नाम भी याद रखना है। ठीक है, तो प्रकाशिक तंतु प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर काम करता है। प्रकाशिक तंतु के आविष्कारक के बारे में भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, इसलिए आपको मैं प्रकाशिक तंतु का जो आविष्कारक है उसके बारे में मैंने लिखा दिया है। तो प्रकाशिक तंतु
या ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? तो प्रकाशिक तंतु या ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार चार्ल्स के काब साहब ने किया था। चार्ल्स के काब साहब ने किया था, यानी चार्ल्स के काब साहब ने ही प्रकाशिक तंतु को जन्म दिया था, पहली बार बनाया था, उसने इसका आविष्कार किया था। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। प्रकाशिक तंतु के बारे में दो फैक्ट रहा। प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? पूर्णांतिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करते हैं। प्रकाशिक तंतु का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स के काब ने किया था। ठीक है, अब मैं आपको तीसरा अनुप्रयोग के बारे में बताऊंगा। तीसरा अनुप्रयोग मरीचिका या दृष्टिभ्रम कहलाता है। देखिए, मरीचिका का सामान्य मतलब ही होता है दृष्टिभ्रम होता है। दृष्टिभ्रम कहने का मतलब क्या है? दृष्टिभ्रम कहने का मतलब है कि जो चीज वास्तविक में नहीं है लेकिन हमें उसका क्या होता है? आभास होता है। कभी कभी आपको देखते होंगे कि कभी रेगिस्तान में यदि आप घूमने के लिए गए होंगे तो वहां पर कभी कभी आपको गर्मी के मौसम में ऐसा लगता होगा कि कहीं दूर पानी, रेगिस्तान में हालांकि पानी होता नहीं है, रेगिस्तान में बिल्कुल भी पानी नहीं होता है, बिल्कुल बालू ही बालू रहता है, लेकिन आपको फिर भी लगेगा कहीं पर क्या लगेगा? कहीं पर छाया लगेगा आपको, कहीं लगेगा पेड़ पौधा है, वहां पर पेड़ पौधा का छाया दिखेगा दूर से, या फिर कहीं पर आपको क्या दिखेगा? कहीं पर आपको पानी दिखेगा, पानी तालाब दिखेगा। लेकिन वो वास्तविक में ऐसा नहीं रहता है, ना तो वहां पे वृक्ष रहता है वास्तविक और ना ही वहां पर जल रहता है, बल्कि वहां पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण कौन सा हमारा दृष्टिभ्रम उत्पन्न हो जाता है। यानी दृष्टिभ्रम कहने का मतलब है कि जो चीज एक्चुअल में नहीं है उस चीज को हम आभास कर पा रहे हैं कि हाँ एक्चुअल में है वहां पे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो उसी को मरीचिका या दृष्टिभ्रम कहते हैं। मरीचिका या दृष्टिभ्रम किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ठीक है, इस चीज को मरीचिका को मृग मरीचिका भी कहा जाता है, उन मरीचिका भी कहा जाता है, इसलिए आप शब्द को ध्यान रखिएगा। दृष्टिभ्रम किसके कारण होता है? मरीचिका किसके कारण होता है? इसके आगे पीछे जो भी लगा दे फिर भी वही होगा, क्या? पूर्णांतिक परावर्तन होगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस चीज को समझते होंगे। इसका अनुप्रयोग के बारे में हम फिर से चर्चा कर दे रहे हैं कि हीरे का चमकना किसके कारण? पूर्णांतिक परावर्तन के घटना के कारण। प्रकाशिक तंतु को किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? पूर्णांतिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। मरीचिका या दृष्टिभ्रम किसके कारण होता है? पूर्णांतिक परावर्तन के कारण होता है। और प्रकाशिक तंतु का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स के काब साहब ने किया था। तो आशा करते हैं कि ये चीजें आप लोग समझ पा रहे होंगे। इस चीज को बकायदा अपने नोट में अच्छे से नोट्स कर लीजिए और ठीक है, तो याद कर लीजिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से इसको। अब मैं आपको कुछ वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में बता दे रहा हूं और अगले जस्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तब वायुमंडलीय अपवर्तन का अनुप्रयोग। पहले वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में आप लोग जान लीजिए। ठीक है, तो अब मैं आपको वायुमंडलीय अपवर्तन, इससे पहले मैंने आपको सिंपली अपवर्तन के बारे में चर्चा किया था और अपवर्तन के बारे में मैंने शर्तें लिखाया था, उसका विस्तार पूर्वक सविस्तार जानकारी दिया था। अब आपको अपवर्तन ही बढ़ाएंगे, लेकिन एक विशेष टॉपिक है वायुमंडलीय अपवर्तन। यानी अपवर्तन की घटना कहाँ होगी? वायुमंडल में होगी। उसी को क्या कहते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। शॉर्टकट, ये सिंपल शब्द हो गया। वायुमंडल क्या होता है? हमारे आसपास के जो वातावरण है, जो वायु पाए जाते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के गैसें पाए जाते हैं, ये सब क्या है? ये सब वायुमंडल है। क्या है? ये सब वायुमंडल है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन का सामान्य मतलब होता है कि वायुमंडल में होने वाले प्रकाश के अपवर्तन की घटना को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं, लेकिन इसका स्टैंडर्ड परिभाषा मैंने लिखाया है यहाँ पे। ठीक है, तो पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर लगातार वायु की सघनता या घनत्व या अपवर्तनांक घटती जाती है। जब आप पृथ्वी के धीरे धीरे नीचे ऊपर ऊपर उठिएगा तो क्या होगा कि हमारे जैसे जैसे ही ऊपर बढ़ते जाइएगा क्या होगा कि वायु कमने लगता है या गैस की मात्रा क्या होता है? कमने लगता है, जिस कारण वायुमंडल की सघनता क्या होती है? घटती जाती है। धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जाइए घटती जाती है, घटती जाती है। ठीक है, तो सघनता यानी घनत्व। ठीक है, यानी मान लीजिए ये पृथ्वी का सतह है, यहाँ पर यदि 5 7 मान लीजिए 10 गो वायु का कण है तो यहाँ पर जाते जाते क्या हो जाएगा? 8 गो हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 गो, फिर 6 गो, फिर 5 गो, ऐसे ऐसे करते करते क्या होगा? वायु की कणें क्या होगी? कमती जाएगी और अंततः क्या आ जाएगा? निर्वात आ जाएगा, जहाँ पे कोई वायुमंडल नहीं पाया जाता, जहाँ पर कोई गैस नहीं पाया जाता। ठीक है, तो जब पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर लगातार वायु की सघनता, घनत्व या अपवर्तन घटती जाती है, जिस कारण सूर्य या तारे, देखिए सघनता या घनत्व अब लगातार घटती जाती है, कहने का मतलब है कि नीचे में सघन माध्यम रहता है, पृथ्वी के सतह के पास क्या रहता है? सघन माध्यम रहता है, और पृथ्वी के सतह के ऊपर जैसे ही हम बढ़ते ही जाते हैं तो गैस का क्या आ जाता है? विरल माध्यम आ जाता है। और अपवर्तन की घटना तभी होती है जब माध्यम परिवर्तित होता है और या घनत्व परिवर्तित होता है। इस चीज के बारे में मैंने पहले ही चर्चा कर चुका। तो घनत्व या अपवर्तन घटती जाती है, जिस कारण सूर्य या तारे से आने वाली प्रकाश की किरणें, हमें प्रकाश की किरणें कहां से प्राप्त होता है? तो तारे से प्रकाश होता है, तारे से प्रकाश की किरणें प्राप्त होती है। तारे क्या? तारे, सूर्य भी एक प्रकार का तारा है, इसलिए तारे से ही प्राप्त होती है। ठीक है, सूर्य लिखना पूर्णतः डिफाइन नहीं करेगा,
इसलिए मैं सूर्य या तारे दोनों लिख दिया हूं, ठीक है। जिस कारण सूर्य या तारे से आने वाली प्रकाश की किरणों का लगातार दिशा बदलते रहता है। ऊपर मान लीजिए विरल माध्यम है और नीचे आते आते क्या होता है, सघन माध्यम है, और सूर्य प्रकाश की ऊपर से ही आती है, या कोई भी किरणें आती हैं प्रकाश की किरणें वो ऊपर से ही आती है, और जैसे ही ऊपर से आती जाती है क्या होता है, ऊपर में विरल माध्यम होता है और नीचे में सघन माध्यम बढ़ते जाता है, जिस कारण क्या होता है, प्रकाश की किरणें अपनी दिशा बदलते रहता है लगातार, अपनी दिशा बदलते रहता है लगातार, और इसी दिशा बदलने की घटना को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन की घटना कहते हैं। और यह घटना कहाँ संपन्न हो रही है, वायुमंडल में संपन्न हो रही है, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसे वायुमंडलीय अपवर्तन कहेंगे। तो इस चीज को आप लोग याद कर लिए होंगे, समझ गए होंगे। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर लगातार वायु की सघनता, घनत्व या अपवर्तनांक घटती जाती है, जिस कारण सूर्य या तारे से आने वाली प्रकाश की किरणों का लगातार दिशा बदलते रहता है, अर्थात दिशा बदलना ही अपवर्तन कहलाता है, अर्थात लगातार उस किरणों का अपवर्तन होते रहता है। किस किरणों का, जो सूर्य या तारों से आ रहा है उन किरणों का लगातार क्या होते रहता है, अपवर्तन होते रहता है। वायुमंडल में होने वाली इसी अपवर्तन को हम वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। तो इस चीज को बकायदा आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ये चीजें, इससे संबंधित मैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में कल चर्चा करूंगा। इससे संबंधित जो भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसके अगले लेक्चर में मैं आपको चर्चा कर दूंगा। आज का क्लास यहीं तक। जय हिंद।